10। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्लास में कमेंट बॉक्स की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आज जो भी लोग गलत कमेंट में पकड़े जाएंगे या जिन भी लोगों के कारण क्लास डिस्टर्ब होगा, अगर वो प्लस के भी मेंबर होंगे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारती जी, मेरा नंबर मैं नहीं दे सकता, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूं, नंबर देना मना है। आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, अगर मेरे से आपको बात करना है तो मेरे प्रोफाइल में जाकर यहां मैसेज का ऑप्शन आता है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, रेडी हैं? एक बार थम्स अप कीजिए, क्लास को शुरू करते हैं। बिहार के किस जिले में सुहानी पक्षी विहार स्थित है? भोजपुर, अररिया, रोहतास, कटिहार। इनमें से कोई नहीं, पोल लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, तो टाइम अप होने वाला है भैया। करेक्ट आंसर आ गया है बहुत सारे लोगों का, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुर। सुहानी कहां पर है? तो सुहाना मौसम ही भोजपुर में है। भोजपुर में ये क्या है? तो भोजपुर जिले के अंदर में पक्षी विहार है। और याद रखिएगा, बिहार के अंदर में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है मेरे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर भारत के अंदर में राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। उसके अलावा बिहार का अगर पूछ ले कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा कैमूर के अंदर में है। कैमूर अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके अलावा इतना पे मत रुकिएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के अंदर में है, कवल पक्षी बेगूसराय में है, कुशेश्वर, इस बार का पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी का, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिला में है, याद रखिएगा। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। नेक्स्ट, कौन से महाजनपद पुरु भारत परिवार के थे? याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा कीजिएगा। पुरुष भारत फैमिली से अश्मक, चेदी, कौशल, पुरु। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट चलिए, फास्ट। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, 5 सेकंड। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरु मेरे दोस्तों। देखिए, महाजनपद की बात करते हैं, आपको ही पता है 16 महाजनपद है। बिहार में कितने महाजनपद हैं? तो 3 महाजनपद बिहार से। कुरु बेसिकली जो महाजनपद है, कुरु मूल रूप से पुरु भारत परिवार के माने जाते हैं। जो लोग कुरुक्षेत्र आप जानते होंगे, कुरुक्षेत्र का इलाका आप जानते होंगे, भारत के अंदर में कुरुक्षेत्र का इलाका, उत्तरी भारत, यहीं से उत्पन्न हुए लोग माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, यानी 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, यानी हमारे 5वें दशक तक भारत में सरकार के गणतंत्र रूप में ये स्थापित हुए थे। किस रूप में हुए थे? तो गणतंत्र रूप में स्थापित हुए थे। उसके अलावा कोसल की अगर दोस्तों बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में है कोसल, राजधानी श्रावस्ती थी। चेदी की अगर आप बात करेंगे, चेदी यमुना के दक्षिण में लोग स्थित थे। चेदी की राजधानी सुक्तमती हुआ करती थी और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अश्मक की अगर आप बात करेंगे तो अश्मक आपको पता है, अश्मक या असम का कहते हैं इसको, 16 महाजनपदों में से एक माना था। इसकी राजधानी पोदाना या पोटाली मानी जाती थी। नवंबर 2020 में चाचा चौधरी ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया? चाचा चौधरी ने हाथ मिलाया किस प्रोजेक्ट के साथ? आत्मनिर्भर, नमामि गंगे, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया अब मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा नमामि गंगे। वही चाचा चौधरी जिसके किस्से और कहानियां पढ़कर हम और आप बड़े हुए हैं, वही चाचा चौधरी ने एक मिशन है हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम, उसमें साथ देने की बात कही गई है। और याद रखिएगा, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, मतलब क्या, हमारी जो राष्ट्रीय नदी मानी जाती है, कौन? गंगा मैया। वही गंगा मैया जो हम सबके पापों को धो देती है, उसी गंगा मैया के पाप को, उसके प्रदूषण को, उसके संरक्षण को, उसके कायाकल्प के लिए, उसके अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स उस सबको सॉल्व करने के लिए ये किया गया है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी, सूरदास, शूद्रक, कलहन, कल्पका। आपको पता है? आंसर लगाइए 1 2 3। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। टाइम अप। करेक्ट आंसर है कलहन। करेक्ट आंसर है कलहन। कलहन जो है इस प्रश्न का उत्तर है। राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है भारतीय संस्कृति और विरासत के अंदर में। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कलहन ने लिखी है। राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। याद रखिएगा, राजाओं की नदी।
क्या मतलब होता है? राजाओं की नदी। ये पुस्तक जो है भारत के अंदर में, भारत का जो उप महाद्वीप का इलाका है, खासकर कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। कहां के राजाओं से? तो याद रखिएगा कश्मीर के राजाओं से संबंधित है। इस पुस्तक के अंदर में 7, 8, 2, 6 छंद है मेरे दोस्तों। और याद रखिएगा इसमें जो तरंग नाम है, जिसको तरंगो कहा जाता है, इस पुस्तक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये भी आप एक किताब में पढ़े होंगे। और राजतरंगिणी लिखी कब गई है? तो 1100 शताब्दी ईस्वी से लेकर के 1150 के बीच में ये पुस्तक लिखी गई है। सूरदास जानते हैं, नेत्रहीन हिंदू कवि थे, इस बात को आप जानते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में बहुत सारे गीतों को लिखा था। सूर सागर, सूर सरावली, ये सब लिखा था। शूद्रक के बारे में भी आप जानते होंगे, भारतीय राजा थे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लिए शूद्रक जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आइंस्टीन को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सापेक्षता, बोस आइंस्टीन, द्रव्यमान, प्रकाश विद्युत प्रभाव। पोल लगाइए 1, 2, 3। थोड़ा फास्ट चलिए, टाइम अप मेरे दोस्तों। आपको भी पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार? 1921 के अंदर में मेरे दोस्तों। 1928 में जो ये फिजिक्स का जो सिद्धांत है, इसके लिए फिजिक्स में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस सिद्धांत में क्या था? इस सिद्धांत में उन्होंने बोला था कि जब भी प्रकाश जो है किसी धातु पर चमकता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से प्रकाश को क्या करता है? उसको विद्युत प्रभाव में बदल जाता है। और इसी से जो उत्पन्न होती है विद्युत प्रभाव, उसको हम क्या कहते हैं? उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको हम और एक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? प्रकाश उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। प्रकाश उत्सर्जन 64वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। उसके अलावा आपको पता है E = hv, ये भी फॉर्मूला किसका है? इन्हीं का है। 1905 की ये कहानी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। सापेक्षता के बाद आपको पता होगा E = mc², जिसको आप पढ़ते हैं, जहां E क्या होता है? एनर्जी, और m क्या होता है? मास होता है, और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। अरे भैया, थी उन्हीं की थ्योरी, लेकिन नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? तो नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता ही था। नीलज साहवानी, अरविंद शरद, अरविंद बोबड़े, संजय करोल, रवि रंजन, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1, 2, 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश है। अभी कौन है हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बेसिकली एमपी के हैं और मध्य प्रदेश, बिल्कुल रमन्ना सर हैं। अभी ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और महाराष्ट्र से ये पास आउट है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैं आपको बता दूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इससे बड़ा सर्वोच्च रैंकिंग हमारे जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा H.J. कानिया। H.J. कानिया जो है, H.J. कानिया इसके पहले हुआ करते थे। विजयी एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा में कितनी सीटें जीती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। 125, 20, 21, 14। पोल लगाइए 1, 2, 3। जी, संजय कैरोल बिहार के हैं, पटना के, बिहार के नहीं, पटना के हैं। टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 125। याद रखिएगा, जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार के अंदर, जिसमें जेडीयू मिली हुई पार्टी हुआ करती थी, उसने 125 सीटें जीती हैं। बिहार के अंदर कुल कितनी सीटें हैं बताएंगे? बिहार के अंदर में कुल कितनी सीटें हैं? कमेंट बॉक्स में। 243 हैं, 243 हैं। याद रखिएगा 243 बिहार के अंदर में, जिसमें से 125 इन लोगों ने जीते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के साथ थी, मात्र लोजपा को 1 सीट मिला था। इस बात का ध्यान रखिएगा। झुंपा लहरी को जानते होंगे, गायक है, नामे से पता है। पोल लगा दीजिए 1, 2, 3। झुंपा लहरी कौन है? गायक, अभिनेत्री, लेखक, कवि। करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक हैं झुंपा लहरी। याद रखिएगा, नाम में मत जाइएगा, है ना, नाम पे मत जाइएगा। झुंपा लहरी लेखक हैं, बेसिकली लंदन में पैदा हुई हैं, लेकिन भारतीय मूल की हैं। और इन्होंने 2003 में अपना पहला उपन्यास जो बहुत फेमस हुआ था, नेम सेक, याद रखिएगा, नेम सेक इन्होंने ही लिखा था, है ना। और बहुत सारे पुलिट्जर प्राइज, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज, बहुत सारे पुरस्कार को ये जीत चुकी हैं। बेसिकली मूल रूप से ये कलकत्ता की रहने वाली हैं। अपना कोलकाता दम बिरयानी खाते खाते लंदन पहुंच गई थी हाल ही में। हाँ, अभी भी इनका एक बुक आया है,
कौन सा बुक आया है? हाल ही में समाचार पत्रों में प्रदर्शित या उल्लेखित मोटो टनल कहां स्थित है? आपको पता होगा, आजकल बड़ी विवाद में था मोटो टनल, है ना। चाइना वाला इलाका आपको पता होगा। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक। पोल लगाइएगा 1 2 3। टाइम अप मेरे दोस्तों, याद रखिएगा पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। मोटो टनल अभी पाकिस्तान में है। और आपको पता होगा कि हमारा जो विभाग है उसको खबर मिली, यानी भारतीय सेना को यह खबर मिली कि पाकिस्तान के अंदर में एक मोटो टनल का निर्माण किया गया है। मोटो टनल बेसिकली क्या है? तो ये पर्यटकों के लिए खोला गया है, ये पर्यटकों के लिए खोला गया है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें क्या है? तो ये एक तरह का नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 250 फीट लंबा है, 250 फीट। और नीचे ऊपर से मिट्टी से ढका हुआ है, आपको दिखबे नहीं करेगा, है ना। किसके नाम को आमतौर पर अपने शिलालेखों में अशोक द्वारा संदर्भित किया जाता था? किसको करता था? अशोक। अशोका को किस नाम से किया जाता था? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मादेव, धर्मकृति। पोल लगाइएगा 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक को आपको भी पता है कि अशोक को हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। अशोक को किस नाम से जानते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। प्रियदर्शी क्या है? एक सम्मानजनक नाम दिया गया है जो भारतीय सम्राट किसको दिया गया है? अशोक को। और अशोक के लिए जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं उनमें उनको इस नाम से पुकारा गया है। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रियदर्शी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दूसरे से दया रखता हो, दूसरे के साथ दया का भावना रखता हो, उसे प्रियदर्शी कहते हैं। इसीलिए इसको देव के साथ, याद रखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता था। क्या? देवानाम प्रिय। किस नाम से जाना जाता था? देवानाम प्रिय। याद रखिएगा, ये भी इसका मतलब क्या होता है कि देवताओं का प्रिय। इसका मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय, भगवान का प्रिय, देवताओं का प्रिय। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग सुबह के क्लास में क्यों नहीं आते हैं? 8 AM में भी सेम क्लास चलती है, काहे नहीं आते हैं? निकाले डंडा अभी, हम एकदम निकाले डंडा। 8 AM में एकदम कल से हाजिर रहना चाहिए। मतलब कूट देंगे, कूट, इतना कूटेंगे, इतना कूट देंगे, इतना कूट देंगे कि एकदम दिमाग होश में आ जाएगा। कूट पढ़ते पढ़ते इतना ना कूट वाला सवाल देंगे, इतना कूट वाला सवाल देंगे कि तुम लोग एकदम परेशान हो जाओगे, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रियदर्शी। खैर, अगर आपके बारे में अशोक के इनके बारे में बात करें तो अशोक ने मगध पे कब से कब तक शासन किया? तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख और फरमान अशोक के स्तंभों पर मिले। कितना शिलालेख मिले? 33 है टोटल। इसके बारे में जितना बताएंगे उतना कम है, आगे बढ़िए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा प्रभावित की जाती है? 65वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, 65वीं। विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। याद रखिए 1 2 3। आपको शायद ही नहीं पता है कि जो लोग प्लस खरीद भी लिए हैं ना, वो लोग में से आपके क्लास में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सेना में अच्छे पद पर हैं, और वो अपना, उनका ड्यूटी रहता है 9 बजे से, वो 8 बजे अपना कपड़ा उपड़ा वर्दी पहन के तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग पुलिस में ड्यूटी करते हैं, वर्दी पहन के बैठे रहते हैं और तब क्लास करते हैं कि जैसे ही 9 बजे क्लास खत्म हो ड्यूटी पर चल जाए। इसको कहते हैं डेडिकेशन। फोकट में मिल रहा है तो वैल्यू नहीं करना है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक आप ही की क्लास में है, विश्वजीत आया भी होगा वो लड़का, विश्वजीत, वर्दी पहन के बेचारा, यस, वो बैठा रहता है, वर्दी पहन के क्लास करता है क्योंकि 9 बजे उसकी ड्यूटी है। खैर, आइए इस क्वेश्चन पे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये क्या है? तो ये दुनिया, हमारे बाजार के बारे में बताता है, हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताता है। याद रखिएगा, ये 2 बार वर्ष में जारी होता है। एक बार जून में जारी होता है मेरे दोस्तों, एक बार जनवरी में जारी होता है। 2 बार वार्षिक रूप से जारी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रिपोर्ट ने इस बार बताया है कि लगभग 2020 में 6 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आ गए, मतलब भूखमरी की स्थिति में वो आ गए हैं। और विश्व बैंक बहुत सारे रिपोर्ट को जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, बहुत सारे सूचकांक है। नेक्स्ट, बस के पहिए का व्यास है, व्यास छोड़ दीजिए क्योंकि व्यास से कोई आपका लेना देना नहीं है, त्रिज्या निकालिएगा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन? श्वेता वर्मा परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, सब्सक्रिप्शन आप लूज कर सकती हो।
क्लास में यहां हंसी मजाक करने के लिए नहीं आई हो तुम। दिस इज कंप्लीटली इनटॉलरेबल। प्यार है, इस प्यार का नाजायज फायदा मत उठाइए, नहीं तो फिर लोगों का मन भंग हो जाता है, लोग तलाक कर लेते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के पदेन उपाध्यक्ष होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पदेन उपाध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, केंद्रीय महिला और विकास मंत्री। बट ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है 1 2 3। बफरिंग जिनका भी हो रहा है, हमारे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, हमारे यहां से परफेक्ट है। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता। कौन है अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में ये 2019 में ये बिल पास हुआ था मेरे दोस्तों, 2019 में, और इसी बिल के अंदर में ये मेंशन किया गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कि इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इसके लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर, अगर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री की बात करें तो यह है थावर चंद गहलोत। याद रखिएगा, थावर चंद गहलोत हैं। अल्पसंख्यक केवल मामलों के मंत्री पूछ लें तो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री अगर यहां पूछता तो किरण रिजिजू हैं। बेरी बेरी निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है? विटामिन B1, प्रोटीन, विटामिन सी, वसा। पोल लगाइए 1 2 3। बेरी बेरी के बारे में पूछ रहा है, पोल लगाइए फटाफट। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। याद रखिएगा, बी से विटामिन, B1 और बी से बेरी बेरी मेरे दोस्तों। बेरी बेरी क्या होता है? थाइमीन समझते हैं, थाइमीन। थाइमीन की कमी के कारण ये होता है, थाइमीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है बेरी बेरी। और बेरी बेरी में दो तरह का बेरी बेरी होता है, वो सूखा बेरी बेरी होता है, वो गीला बेरी बेरी होता है। ध्यान रखिएगा, सूखा और गीला। और जानलेवा होता है बेरी बेरी। जब हो जाता है तो क्या होता है? बेसिकली बेरी बेरी जो हृदय होता है ना, हृदय और संचार प्रणाली, इनको परेशान करता है और फेलियर हो जाता है, हार्ट फेल कर जाता है। जो हमारा मांसपेशिया है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। इसका इलाज नहीं होगा तो ये आदमी का जान ले लेगा। याद रखिएगा, बेरी बेरी। अच्छा, B1 किस 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 खाने को खाएंगे तो विटामिन मिलेगा? B1, विटामिन B1 को हम थाइमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी में अनाज खाइए, मांस खाइए, चिकन खाइए, अंडा खाइए, बीन्स खाइए, मटर खाइए। वक्क और पित्ताशय की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए ऐसी कौन सी चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण जांच जो है एक अवैध है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, मैग्नेटिक अनुदान प्रोग्राफी। तो ये तो इजी, अपने आंसर भी बता दिया है। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। टाइम अप। आपको भी पता है अल्ट्रासोनोग्राफी है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी इसको कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग ये करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी बेसिकली क्या करता है, जो हमारा अंग है, अंग की जो उत्तक है, उत्तक तक की छवि को वो ले लेता है। किस चीज का यूज होता है? तो अल्ट्रासोनिक रेज का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? कौन नहीं जानता है? साइट्रिक एसिड। पोल लगाइए, इसमें है ही नहीं कुछ। 1 2 3, तो जल्दी लगाइए। विटामिन सी पूछ रहा है मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी पूछ रहा है मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्बिक एसिड। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बिक एसिड हो जाएगा। किसको कहते हैं? तो विटामिन सी को कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होंगे कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? एब्जॉर्बिक एसिड ये इसका केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, आपको भी पता होगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है ये। ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको घाव हो गया शरीर में, घाव हो गया शरीर में, तो घाव के उपचार में भी ये काम देगा। याद रखिएगा। बाकी साइट्रिक एसिड आप जानते हैं नींबू के अंदर में पाया जाता है। फॉलिक एसिड कहां पाया जाता है? विटामिन B9 का ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का। और लैक्टिक कहां पाया जाता है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसको दुभामल कहते हैं। एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट डैश है जो केवल जुगाली करने वालों द्वारा पचाया जा सकता है, रूमिनेंट्स के द्वारा, विच कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज। सर हिंदी के टीचर हैं,
हिंदी नहीं आती है भाई, हम इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं और हिंदी मीडियम भी पढ़ा लेते हैं काम भर। अंग्रेजी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, ठीक है अभिषेक जी, लेकिन काम भर हिंदी बोल लेते हैं। करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज, याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। अब मन में बहुत तरह के सवाल होंगे आपके। सबसे पहले का सवाल होगा कि जुगाली क्या होता है, तो सेल्यूलोज सबसे पहले समझते हैं मेरे दोस्तों। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उसके अंदर में शुगर भी होता है, शर्करा भी होता है, स्टार्च भी होता है, फाइबर भी होते हैं। तो वही रूमिनेंट्स क्या है, रूमिनेंट्स एक थैली होता है हमारे शरीर के अंदर में, एक बड़ा सा थैली होता है। इसी थैली के अंदर में ग्रास नली होता है, इसी थैली के अंदर में ग्रास नली होता है, इसी थैली के अंदर में छोटी आंत होती है, स्मॉल इंस्टेटाइन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी दोनों के बीच में जो जगह दिखता है उसी को रूमेन कहा जाता है, रूमेन, याद रखिएगा। दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय हैं। ये डैश का एक खराब स्रोत है। दूध में क्या होता है जो प्रॉब्लमेटिक है, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा। बोल लगाइए 1 2 3। ब्रजेश कुमार जी, जिनका भी बफर हो रहा है वो अपना इंटरनेट चेक करें, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एंड से ऑल ओके है। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। याद रखिएगा दूध के अंदर में लोहा कभी नहीं होता है। लोहा कहां से होगा दूध के अंदर में? दूध में क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस भी होता है दूध में, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब दूध में पाए जाते हैं। लेकिन आयरन नहीं पाया जाता है, लोहा नहीं होता है दूध के अंदर में। दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है और दूध में फैट भी होता है, दोनों होता है। दूध में विटामिन ए होता है, दूध में विटामिन बी होता है, दूध में थाइमीन होता है, दूध में राइबोफ्लेक्सिन होता है, दूध में निकोटेनिक एसिड होता है, दूध में विटामिन सी और ई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और दूध में विटामिन B12 भी होता है, याद रखिएगा B12। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महिला ई हार्ट, आप जानते ही होंगे ई हार्ट में क्या हुआ। महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, ठीक है ना। ये बनाया गया ई हार्ट नाम है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। ई हार्ट ये प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, एक तरह का एसएचजी का नाम सुने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुने हैं? ये एनजीओ के फॉर्म में ये दोनों लोग काम कर रहे हैं और यही इसको प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आदिवासियों के लिए एक अलग संहिता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया है कि भैया आदिवासियों के लिए एक अलग से सेपरेट कोड होना चाहिए आदिवासियों के लिए? छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों झारखंड। याद रखिएगा झारखंड ने अभी हाल ही के दिनों में, आपको पता होगा 2020 में 11 नवंबर 2020 को, याद रखिएगा 11 नवंबर 2020 को झारखंड ने यह प्रस्ताव पारित किया जिसमें आदिवासियों के लिए उसने एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट की मांग की है, ठीक है ना। और इनकी जनगणना भी जो है अलग से कराने की बात कही गई है कि जनगणना भी इनकी अलग से कराई जाएगी। क्यों? वाई? इसलिए कराई जाएगी कि जो हमारे देश के अंदर में जो विभिन्न जनजातियां पाई जाती हैं, उनकी भाषाएं हो, इनकी संस्कृति हो, उनका इतिहास हो, उन सब को संजो के रखना है, संरक्षित रखना है, उनके संवैधानिक अधिकार हो, उनको मिलना चाहिए, उन सब के लिए। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। एक चीज बताइए, झारखंड के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है झारखंड के? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राज्य पशु कौन है? हाथी है, हाथी। स्वर्ण भूमि का वह शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों के इसके रख रखाव को दान देने के लिए अनुरोध किया। कॉपी में लिखवाया हुआ है आपके, इट हैज बीन रिटन इन योर कॉपी ऑल्सो, कि कौन वो शासक था। धर्मेंद्र, संग्रामा धनंजय,
बाल पुत्र देव चूड़ामणि वर्मन, सब लोग जानते हैं, चूड़ा खाइए, दही लीजिए। चलिए अब दही ले लिए तो अब घर जाइए, ठीक है, चूड़ा दही खाए, अब घर जाइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल पुत्र देव। बाल पुत्र देव ये 64th बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों, 64th बीपीएससी का, और 90% बच्चे इसको, मतलब 60% बच्चे इसको नहीं बना पाए थे, मैंने जितने लोगों से पूछा था। बेसिकली ये आदमी था कौन, हु वॉज दिस, ये कौन था? ये एक बैरागी था, याद रखिएगा, बैरागी हुआ करता था ये, ही वॉज अ बैरागी। और इसने नालंदा, अपना बिहार का नालंदा है ना, नीतीश जी का नालंदा, उसी नालंदा के अंदर में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी, बौद्ध मठ की स्थापना। और उसके बाद देवपाल को फोन लगाया, बोला हेलो देवपाल, तुम अपने राजपूत के गांव, राजपूत जो हैं तुम्हारे जितने भी राजदूत हैं उनको बोलो कि 5 गांव जो है उसके रखरखाव के लिए दें। और ये किस वंश का राजा था, तो याद रखिएगा शैलेंद्र वंश का राजा हुआ करता था। बिहार के अंदर में जब आपने बिहार जी के आपको सर ने पढ़ाया होगा, जिस भी सर ने आपको बिहार जी के पढ़ाया होगा, बिहार स्पेशल, उन्होंने बताया होगा बिहार के अंदर में शैलेंद्र वंश कौन था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 एकदम करंट है, पूरा एकदम करंट है। 2021 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनने के लिए तैयार है? टीएस कृष्णमूर्ति, सुशील चंद्रा, एनएस गोपाल स्वामी, हरिशंकर ब्रह्मा। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सुशील चंद्रा। क्या आंसर हो जाएगा? सुशील चंद्रा। देखिए इस बात को समझिएगा, ये सुशील चंद्रा हमारे कौन बन रहे हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके पहले कौन था? तो सुनील अरोड़ा थे। इसके पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा की ये जगह लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पदभार ग्रहण कर चुके हैं और ये कब जाएंगे? तो ये मई के अंदर में जाएंगे, मई 2022 में इनका भी विदाई हो जाएगा। मौर्य के उदय से पहले उत्तरी भारत किन भागों में विभाजित था? कितने राजघराने में? मौर्य के उदय से पहले 10 राजघराना, 2 20 राजघराना, 16 महाजनपद और गणतंत्र। ऐसे ही पता चल जा रहा है। जी कौशल जी, मैंने भी यही बोला है कि जगह ले चुके हैं। टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 16 महाजनपद और गणतंत्र। याद रखिएगा मौर्य के उदय से पहले जो हमारा ये होता था, उत्तरी भारत का इलाका होता था, ये जो है 16 महाजनपद और गणतंत्र हुआ करता था, इसमें विभाजित हुआ। देखिए मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले हमारा जो इलाका हुआ करता था उत्तरी भारत, वो 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभाजित होता था। इस 16 महाजनपद के अंदर में, महाजनपद में क्या होता था? 16 साम्राज्य होते थे और या फिर उनके कुलीन वर्ग होते थे और वो गणतंत्र होते थे। याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाल ही के समाचार पत्रों में देखी गई डॉक्टर वीके सारस्वत संचालन समिति किससे संबंधित है? आपको पता है डॉक्टर वीके सारस्वत संचालन समिति अभी बहुत न्यूज में थी, बहुत ज्यादा ही न्यूज में थी। मूल निवेश कंपनियों के नियामक दिशा निर्देश और रूपरेखा की समीक्षा के लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के लिए, भारत में सतही कोयला के गैसीकरण के लिए और भारतीय भगवा मिशन। आप भी जानते हैं, पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मेरे दोस्तों, भारत में सतही कोयला के गैसीकरण के लिए। देखिए वीके सारस्वत कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बनाया था और इस पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था, वेबिनार, जिसमें लोगों को संबोधित किया गया था और बताया गया था कि 2030 तक भारत के अंदर में जो कोयला का गैसिफिकेशन करना है 100 मिलियन टन। कितना टारगेट है? 100 मिलियन टन। और इसमें बताया गया कि इस 100 मिलियन टन से जो खर्च होगा वो नियर अबाउट 4 लाख करोड़ होगा, 4 लाख करोड़। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? अगर ये गलत हो जाएगा, चम्मच में पानी लीजिएगा, बोलिएगा ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम एसएसआर नमः। एसएसआर का माला जप के इसको ये ले लीजिएगा। पुलकिशन प्रथम, पुलकिशन द्वितीय, पुलकिशन कीर्तिवर्मन प्रथम,
कीर्तिवर्मन द्वितीय। पोल लगाइए 1 2 3। काजल कुमारी आ गई हैं, आराधना गुप्ता जी आ गई हैं, निहारिका आ गई हैं। निहारिका काहे लेट आयल बरू हो, इतना लेट आवल जला? 8:33 हो गया, 8 बजे क्लास में शुरू होला। करेक्ट आंसर पुलकेशन द्वितीय, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पुलकेशीन द्वितीय। पुलकेशीन द्वितीय इसलिए मेरे दोस्तों क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशीन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य था, चालुक्य वंश का शासन था। और जब ये राजा था उस समय, तब इसने हर्षवर्धन को हराया था। और कब? जब हर्षवर्धन भारत के नीचे प्रायद्वीपीय इलाकों में कब्जा करना चाहता था, तब। किस नदी के तट पर हराया था? ये भी एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर। और इसको तो आप जानते ही होंगे, कीर्तिवर्मन को। कौन था ये कीर्तिवर्मन? ये वही कीर्तिवर्मन है जो दरबारी कवि हुआ करता था। ऐहोल शिलालेख आपने सुना होगा, ऐहोल शिलालेख, वही। इसका शासनकाल कब तक, कब से कब तक? 610 से लेकर 642 ईस्वी। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं थे, बताइए? G7 का सदस्य रशिया है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम बोल रहा है। ये था लेकिन अलग हो गया मेरे दोस्तों। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया, याद रखिएगा, रशिया। G7 में रशिया मेंबर नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रांस में आयोजित हुआ था पिछले बार, उसके बाद तो कोरोना ही आ गया, उसके बाद तो डिजिटल हो रहा है। G7 देश का नाम याद कैसे होगा? जूस पियो गर्लफ्रेंड के साथ, याद रखना। आज के बाद याद रखना, जूस पियो गर्लफ्रेंड के साथ, जूस पियो गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। तो जूस हो गया। जूस पियोगे किसके साथ? तो गर्लफ्रेंड के साथ। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना, ठीक है, याद रहेगा पक्का, ठीक है। फिर से, जूस पियो गर्लफ्रेंड के साथ, देखो जूस हो गया, पियो गर्लफ्रेंड के साथ, ये कोडिंग है इसका। जे से जापान, यू से अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जूस हो गया। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। गर्लफ्रेंड नहीं है तो नहीं पी पाओगे जीवन में, तुम अकेले पियो जाके। यू से यूएसए। कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? कलमकारी पेंटिंग, दक्षिण भारत में एक हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा, उत्तर पूर्वी भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हस्त निर्मित ड्राइंग। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक पेंटिंग ऊनी कपड़े पर। इतना ही में आंसर आ गया। कपड़े पर, सूती कपड़ा बताए थे ना यार इसके बारे में। कलमकारी जो है ये किस तरह का शब्द है? कलमकारी फारसी शब्द है, इसको डिस्कस भी किए थे सुबह वाली क्लास में। कलमकारी का मतलब क्या होता है? कलम, फारसी शब्द है कलम। कलम का मतलब होता है पेन, और कारी का मतलब होता है शिल्प, कौशल। तो कलम से बनाया गया, कारी का मतलब क्या होता है? कारी का मतलब होता है शिल्प, यानी कलम से बनाया गया शिल्प को कलमकारी कहते हैं। हाथों पर सूती कपड़ा पर या रेशमी कपड़ा पर रख के बनाया जाता था। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, भारत के अंदर में सुनिए, शायद आपको नहीं पता हो, भारत में मात्र 2 प्रकार की कलमकारी होती है। या हो सकता है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आपके, या फिर आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाया गया होगा, आर्ट एंड कल्चर में 2 प्रकार की भारत में कलमकारी कला है। पहला जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्ती शैली। और दूसरा कहते हैं मछलीपट्टनम शैली।
और कलमकारी, ये जो पेंटिंग है, कलमकारी पेंटिंग भारत में 2 राज्यों में मैक्सिमम पाई जाती है, एक गुजरात में और दूसरा आंध्र प्रदेश में। अरे वो कलम पेंटिंग है, कलमकारी अलग है, कलम और कलमकारी में बहुत अंतर है। नुआखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? 2 दिन पहले डिस्कस किए हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा फसल पंजाब में होता है, डिस्कस किए थे ना, वहां पे इसको मनाया जाता है, खुशियों के रूप में मनाया गया त्योहार नुआखाई है। पंजाब, त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा, कौन लगाइए? 1 2 3। खुशियों का त्योहार है ये नुआखाई। नुआखाई का मतलब क्या होता है? जब नया चावल आता है, जब नया चावल आता है तो ये मनाया जाता है ना। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखिएगा, नुआखाई जब चावल जब नया नया आता है, नया मौसम आता है, चावल का स्वागत होता है इसी फेस्टिवल के साथ। बेसिकली ये गणेश चतुर्थी के दिन मनाया गया था, याद रखिएगा। गणेश चतुर्थी जिस दिन होता है उसके ठीक अगले दिन इसको मनाया जाता है। ये ओडिशा के अंदर में मेरे दोस्तों, ओडिशा के अंदर में, और ओडिशा के साथ साथ झारखंड के सिमडोगा वाला जो पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी इलाकों में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब आप कहिएगा सर नुआखाई का मतलब क्या? नुआ का मतलब नया और खाई का मतलब भोजन। यशवर्धन कुमार सिन्हा आप भी जानते होंगे किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? सब लोग जानता है यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त। टाइम अप। सैम राज जी, फाइनल वार्निंग है आपको, दिस इज द फाइनल वार्निंग भाई आपको, है ना। कहते हैं ना, दिल तोड़ के हंसती है मेरा, वफाएं तुझे माफ नहीं करेंगी। तो वैसे ही आप कमेंट में जो बार बार कूद रहे हैं ABCD लेकर के, तो दिल तोड़ के नहीं, दिल दुखा के हंसती हो मेरा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे यहाँ, आप जानते ही होंगे, एवरीबॉडी इज नो, के वेणुगोपाल हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी हैं, संजय कोठारी। और चुनाव आयुक्त तो अभी अभी डिस्कस किया है कि सुनील अरोड़ा गए हैं, अरोड़ा साहब की जगह नए साहब आए हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने किसानों को कृषि प्रौद्योगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूसा कृषि एप्लीकेशन, आप भी जानते हैं पूसा का नाम आएगा तो अपना बिहार जाएगा। IARI, ICMR, ICAR, केरला फॉरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा IARI। उपेंद्र जी कमेंट बॉक्स में मत करिए। आई से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं इसको। इसी IARI का नाम क्या है? पूसा है। जिसका घर समस्तीपुर जिला है वो जानता होगा पूसा। 1905 में स्थापित हुआ था, भारत का एक पुरानों में से पुराना है, ध्यान रखिएगा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? कौन नहीं जानता डुरंड को? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, सब लोग जानते हैं डुरंड। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। याद रखिएगा डुरंड खेल किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। अच्छा, हॉकी से बताइए तो कौन कौन सा कप होता है हॉकी से? एनीवन? हॉकी से आगा खान, बिल्कुल सही, आगा खान। टेनिस में बताइए, टेनिस में फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविड ओपन, इटालियन ओपन, व्हाइटमैन कैप। टेबल टेनिस में ट्रैवेनकोर कप, स्वेथलिंग कप, बामा बेलेट। पुतुल नाच, देखिए नाच हो गया है, नौच होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर लीजिएगा। कठपुतली को देखते हैं, ऐसे ऐसे उसको डांसिंग कराया जाता है। कठपुतली कहां? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
करंट अफेयर में बिहार करंट अफेयर डालना है कल के। चलिए, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा मेरे दोस्तों, वेस्ट बंगाल। यहीं पर, हाँ हाँ, थॉमस उबर, ठीक है। पश्चिम बंगाल, सुनिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में ये होता है कठपुतली नाच। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुतुल नाच कहते हैं। बेसिकली ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी से बनाया जाता है और बड़ा बेहतरीन होता है। और सबसे ज्यादा कहां होता है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर में नादिया जिला है, उसी नादिया जिला में होता है। इसमें 3 दर्जन, मतलब 3 जोड़ा जो कपल होते हैं, 3 जोड़ा का नाच होता है, याद रखिए। मृच्छकटिक अभी अभी डिस्कस किया था ना, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? अभी अभी डिस्कस किया था। चलिए, तो आंसर मार लीजिए। लीजिए, फ्री का क्वेश्चन हो गया, तो इसको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। करेक्ट आंसर है शूद्रक। आप भी जानते होंगे मृच्छकटिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 248 एडी, एमिनो डोमिनी, याद रखिएगा। ये क्या है? ये एक नाटक है, सामाजिक नाटक है। इसमें चोर सब जो है राहुल जी, सब राहुल जी आपके तरह का है। चोर, जुआरी, बदमाश, आलसी व्यक्ति, दरबारी, सहयोगी, इस तरह के लोग हैं, उनका जिक्र है, कैरेक्टर है। पुलिस कांस्टेबल, भिक्षा मांगने वाला, राजनेता, सबका जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? इंडोनेशिया, जकार्ता, मालदीव, माले, उत्तर कोरिया, सियोल, जिम्बाब्वे, हरारे। इतना इजी क्वेश्चन, एवरीवन इज नोन। कौन सा सही मिलान नहीं है बताइए? कुछ बचा है? राजधानी है, कैपिटल। अब ये भी गलती कीजिएगा तब तो गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया का सियोल नहीं है, दक्षिण कोरिया का है। ये दक्षिण, साउथ कोरिया का है सियोल। सियोल किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी कहां पर है देन? प्योंगयांग। इतना ना नाम टेढ़ा रहता है ना, प्योंग यांग, ये है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया की राजधानी भी प्योंगयांग है। वहां के बढ़िया नेता कौन है? वहां के जो सबसे भले आदमी हैं, भले नेता हैं, लोकप्रिय हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, किम जोंग युंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा दुनिया उनको प्यार करती है। इंडोनेशिया, जकार्ता, आप जानते हैं, राजधानी जकार्ता। राष्ट्रपति यहाँ के विडोडो हैं, ध्यान रखिएगा, विडोडो। रुपया यहाँ का मुद्रा है, रुपया। जिम्बाब्वे का तो जानते ही, हरारे। मालदीव का माले, आप जानते हैं, घूमने भी जाते हैं। रुफिया यहाँ का है, रुफिया। 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, पटना महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आप पटना कॉलेज जाते हैं ना, पटना यूनिवर्सिटी जाते हैं, अशोक राजपथ में पटना यूनिवर्सिटी। ये पटना यूनिवर्सिटी में फैक्ट्री लगाया था किसने? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश। और वहां शिलालेख भी अभी लगा हुआ है, पोल लगाइए 1 2 3। ये जो है 60 से 62वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है और 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 के अंदर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां लगाया था? पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। वो कहां पर है? तो अपना पटना यूनिवर्सिटी है। और पटना में डच हुआ था। अब डेन्स की बात आएगी, डेन्स ने भी पटना में किया था। कब किया था? 1774 में किया था, 1774 में। कहां पर? तो पटना में। नेपाली कोठी देखे हैं? नेपाली कोठी, वही नेपाली कोठी में ये वहां पे फैक्ट्री चलती थी। आलमगंज है ना, आलमगंज। आलमगंज में किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था 1620 में। पटना में आलमगंज थाना देख रहे हैं जी, अशोक राजपथ से आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेज जो है दूसरा ब्रिटिश यूरोपीय हुआ करता था जिसने पटना में लगाया। पहला यूरोपीय कौन? तो डच। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश ने पटना में फैक्ट्री लगाई, आलमगंज में। गुलजार बाग जाते हैं, गुलजार बाग में देखिएगा वो प्रिंटिंग प्रेस है, बाद में उसको नाम बदल दिया, गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस कर दिया जी। अभी भी वो बिल्डिंग है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर के पास ही हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा, आप भी जानते हैं नीरज चोपड़ा। कबड्डी 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 करते हैं, तीरंदाजी, भाला फेंक, घुड़दौड़ नहीं, कबड्डी नहीं, भाला फेंक में है ना जी।
पोल लगाइए 1 2 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, भाला फेंक से संबंधित है, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 66 बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, नीरज चोपड़ा। ये हमारे यहाँ भारत में सेना में अधिकारी हैं, याद रखिएगा, सेना के अधिकारी हैं, और एक जूनियर कमांडिंग ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं, ध्यान रखिएगा ये, है ना। हाँ, गोल्ड मेडल जीते हैं 2018 में, 2016 में, बहुत सारे ध्वजवाहक रहे थे हमारे कॉमनवेल्थ गेम में, एशियाई खेल में। तो भारत में बहुत सारे एथलीट हैं जो जाने जाते हैं, दीपा मल्लिक, हिमा दास, ये लोग जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन 10 सिख गुरुओं में से एक नहीं है? गुरु हरकिशन चौथे, रामचरण तीसरे, गुरु हर राय पांचवे, ई ऑप्शन। पोल लगा लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। 1 2 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 10 सिख गुरुज? टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामचरण। याद रखिएगा, रामचरण नहीं थे। सुनिए, सिखों के ना 10 सिख गुरु के बारे में बता देता हूं। पहला सिख गुरु कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट लंगर शुरू करने वाला। दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास। रामदास के बाद अर्जुन देव पांचवा, याद है ना, जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था गुरु अर्जुन देव को। छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय साहिब, आठवां गुरु हरकिशन साहिब, नौवां गुरु तेग बहादुर। याद है ना, तेग बहादुर के साथ क्या हुआ था, उसकी भी हत्या करवा दी गई थी। और 10वां गुरु गोविंद सिंह। 1757 के पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना द्वारा बंगाल के किस नवाब को हराया गया? बताइए। मीर जाफर था कि कासिम था? याद है ना, पहले जाफर, फिर कासिम, फिर अंत में जाफर। पोल लगाइए 1 2 3। बिल्कुल, औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करा दी थी। सिराजुद्दौला, यहां नवाब ने पूछा था जी, ये तो था ही, जाफर कासिम जाफर हो ही रहा था, लेकिन नवाब बंगाल का कौन था? तो सिराजुद्दौला था। आप भी जानते हैं इस बात को। पलासी का युद्ध क्या हुआ था? सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने एकदम पटक पटक के मारा था, ब्रिटिश सेनाओं ने हरा दिया। रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे उस समय, अंग्रेज की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे 1757 में, और इधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे। मीर जाफर उस समय कौन था? तो ये मीर बख्शी हुआ करता था, सेना का कमांडर हुआ करता था मीर बख्श। मीर जाफर था, मानिक चंद थे, जगत सेठ थे, खादिम खान थे। ये सब ने क्या किया? मीर जाफर ने धोखा दे दिया, ये जाके ब्रिटिश वाले से मिल गया। ब्रिटेन वाला बोला अगर तुम हमको साथ दोगे और तुम सिराजुद्दौला को मुआ दोगे, तो सिराजुद्दौला जैसे ही मुएगा कि हम तुम्हारा जो है 2 ब्याह करा देंगे। जैसे ही बात बोला चलिए हजूर की जय हो, और सब अंग्रेज की तरफ चला गया। अंग्रेज जपने लगा। और मीर जाफर को तो बाद में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मीर जाफर को बंगाल दिया, बिहार दिया और उड़ीसा दिया। इन तीनों जगह की आपको पता है फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट दे दिया। मीर कासिम आपको पता ही है, मीर कासिम ने क्या किया? अवध के नवाब के साथ भाग गए, सुजाउद्दौला के पास चले गए, फिर से शाह आलम को मिला लिए, गठबंधन बना लिए 3 लोगों का, ब्रिटिश पे। फिर बक्सर में लड़ाई लड़े 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, वहां भी हार गए। लास्ट में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। सर आप एक बुक लिखिए ना, इतना डीप कोई बुक में नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए कि हम 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ एक एमसीक्यू का किताब निकालें क्या? एमसीक्यू का तो आप लोग खरीदिएगा ना 1,000 रुपया देके? 200 में खरीदिएगा, 100 रुपए में तो हम नहीं लिखेंगे, बड़ी मेहनत लगता है हो बाबा, बड़ी मेहनत लगता है, ना लिख पाएंगे। सहायक संधि याद है? वेलेजली वाली सहायक संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते थे। भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के बीच आर्थिक समझदारी, भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के बीच राजनीतिक और सैन्य समझौता। आंसर यही हो गया। पोल लगाइए 1 2 3।
जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लस क्लोज खरीदे खातिर हमार कोड SSR10 के इस्तेमाल कर लिया लोग। काले एगो नया बैच चला था 12+2 का, जो आपको ऑफर मिल रहा था वो ऑफर अभी भी मिल रहा है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 महीने का ज्यादा मिलेगा, यानी 14 महीने का मिलेगा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय राज्यों और खासकर अंग्रेजों के बीच में राजनीतिक और सैन्य समझौता हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली, और उसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, याद रखिएगा। क्या क्या हुआ था ये बता चुके हैं पहले। और लॉर्ड वेलेस्ली की अगर आप बात करेंगे तो आपको भी पता है कि 1798 से लेकर 1805। सर आप प्लस में नोट्स बनवाते हैं क्या? MN जी आपका जवाब कोई और दे देगा। कोई है प्लस वाले तो बताइए, ये पूछ रही है कि प्लस पे नोट्स बनवाते हैं क्या। हाथ दुखा जाएगा लिखते लिखते हाथ। EMI पे ले सकती हैं जूहो, EMI पे आप ले सकती हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड। चलिए जी है तो हो जाएगा, ले लीजिएगा। और जिनको भी मेरे से बात करनी होगी, अनअकैडमी का प्रोफाइल खोलिएगा, मेरा फोटो आएगा यहाँ बीच में। मेरा जब प्रोफाइल खोलिएगा तो यहाँ पे नीचे में बहुत सारा बैच का दिखाते रहता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मैसेज करने का, मैसेज करिएगा, हो जाएगा। डेबिट कार्ड में HDFC के डेबिट कार्ड से होता है, HDFC के डेबिट कार्ड से। चलिए, तो शुद्धि आंदोलन कौन नहीं जानता है? गंगा जल लेके आए, छिट दिए। सुभाष चंद्र बोले कि अब चलना है तुम लोग को युद्ध लड़ने, तो पहले बोला कि देखिए हम अशुद्ध हो गए, हमको शुद्ध कीजिए। क्योंकि जैसे ही लोग समुद्र को पाप, जैसे समुद्र को जब लोग जो पहले पाप करते थे तो बोलते थे कि समुद्र जो है, समुद्र पार करना क्या है, हिंदू धर्म में पाप समझा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने छीटा और छीटने के बाद क्या किया, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए ऑप्शन। सर EMI पे लिया हूं HDFC क्रेडिट कार्ड से। हाँ मिलता है। अच्छा पोल नहीं हुआ, ओहो हो, डेबिट कार्ड से भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड से भी हो रहा है, UPI से भी हो जाता है, UPI से भी हो जाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है UPI से। स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को एक लाइन में अगर आप मेरे से एक्सप्लेन करेगा तो भारत में समाज सुधारक, और दूसरा लाइन इनके बारे में बोलूंगा कि हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर जूनियर माने जाते थे। मार्टिन लूथर, इनको हिंदू धर्म का कहा जाता था। इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना। भारत का दादाजी किसको माना जाता है जी? भारत का दादाजी, भारत का दादाजी किसको माना जाता है? भारत का दादाजी किसको माना जाता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में कौन सी गैस पास की जाती है? आप भी जानते हैं, बैक्टीरिया को मुआना होगा तो क्या करता है आदमी? पानी में मिला देता है। आप तो देखते हैं आपके घर में जो सप्लाई वाला पानी आता है तो कभी कभी उसमें नाइट्रोजन मिला के दे देता है आपको। पोल लगाइए 1 2 3। क्यों मिलाया जाता है? ताकि वो बैक्टीरिया को मार दे। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन मिलाया जाता है मेरे दोस्तों, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा आपने देखा है नाइट्रोजन मिलाते हुए, ठीक है ना, क्लोरीन मिलाया जाता है। और जो लोग जो है ना शादी ब्याह के बाद या दोस्त साथी के साथ गोवा घूमने जाते हैं तो जिस होटल में स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन वाला पानी मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्लोरीन मिला दिया जाता है, तो क्लोरीन क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। इसको क्लोरीन बेसिकली माइक्रोबियल जनजाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। टाइफाइड, बुखार, हैजा, लीजन, सब इससे रोग होता है। ब्रोमीन आप जानते ही हैं, लिक्विड होता है। हाँ, आंख लाल हो जाता है, बिल्कुल। पिछले एक दशक में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सबसे ज्यादा FDI कहाँ आया है। आप भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र में, है ना। तो पोल लगाइए 1 2 3।
ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, हमेशा सर्विस सेक्टर, हमेशा सर्विस सेक्टर क्या करता है मेरे दोस्तों, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करता है, सर्विस सेक्टर, है ना। और लगभग 18% इसका कंट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कंफ्यूज इसलिए ज्यादा करता हूं ना, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो ये कंफ्यूजन वहां होता है, इसीलिए मैं कंफ्यूज करता हूं, ध्यान रखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश की सिफारिश पर लागू किया गया था, सीएपीसी के, नीति आयोग के, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय की, कृषि मंत्रालय के। अरे भैया, हम आचार्य श्री नहीं हैं आदित्य प्रकाश जी, हम शशि सर हैं, इतना बड़ा उपाधि मत दीजिए, हम एक छोटे से व्यक्ति हैं, प्लेटफॉर्म में अपने आप को हम सबसे जूनियर एजुकेटर मानते हैं, हमारे पास एक से एक सीनियर और सुपरस्टार एजुकेटर हैं। आप सभी एजुकेटर का क्लास कीजिए, अनअकैडमी भारत का सबसे ऊंचा और अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर है सीएपीसी, एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस कमीशन। इसी कमीशन ने कहा कि भैया फिक्स कर दीजिए मिनिमम, नहीं तो किसान मर जाएंगे, कोई खेती बाड़ी नहीं करना चाहेगा। और तब जाकर 1985 के अंदर में इसको स्ट्रांगली इनहेरिट किया गया, ध्यान रखिएगा। एमएसएमई ने अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? 4-5 दिन पहले कराए हैं करंट अफेयर में, याद है? एकीकृत ग्रामीण महात्मा गांधी मनरेगा राष्ट्रीय कौशल विकास ग्रामोद्योग विकास योजना। अगरबत्ती के लिए याद है, प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा। टाइम अप ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत इनको लोन दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कृषि, औद्योगिकरण, गतिविधि दूर, आत्मनिर्भरता। जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन से मॉडल पे आधारित था, मॉडल कौन सा था? महालोबोनिस मॉडल था, महालोनोबिस, महालोनोबिस, याद रखिएगा। ये भी एक्चुअली कॉपी पेस्ट ही था, समझे, ये भी आदमी चोरिए करके बनाया था, अपना था नहीं इसका। पहले वाले में ये था, फर्स्ट का एग्रीकल्चर था, दूसरा कब से कब तक, तो 56 से लेकर 61 तक, याद रखिए। बिहार का स्मोक कुंड आपको भी पता है, धुआं कुंड जलप्रपात या स्मोक कुंड जलप्रपात जो कनहर पर है, अच्छा सॉरी, कनहर, महाने, काओ, कर्मनाशा नदी होगा करेक्ट आंसर। पोल लगाइए, 1 2 3। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो गया काओ नदी। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, काओ नदी पर है ये। काओ नदी है कहां? वेयर इज दिस काओ नदी? अच्छा, जलप्रपात किसको कहा जाता है ये बताइए, जलप्रपात का मतलब क्या? वाटरफॉल, जब चट्टानों से पानी जब नीचे गिरता है ना तो उसको जलप्रपात कहते हैं, याद रखिए, जलप्रपात। और काओ नदी की बात हो रही है, कौन सी नदी? काओ नदी। कहां पर है ये? ताराचंडी का नाम सुने हैं? ताराचंडी, ताराचंडी सासाराम में सुने हैं? सासाराम में, वहीं पर है ये, बिहार में। महाने नदी पर है, बिल्कुल, क्या नाम है? तमासिन, तमासिन जलप्रपात है इस पर, जलप्रपात। ये कहां पर है? तो बिहार झारखंड के बॉर्डर पर है, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर, चतरा में, बिल्कुल चतरा सही है। कनहर नदी पर भी है, सुखलहरी है, सुखलहरी, सुखलहरी जलप्रपात, लहरी जलप्रपात कनहर पर है। कनहर कहां? यूपी बिहार बॉर्डर पर, यूपी बिहार बॉर्डर पर है। और कोई छूट गया जी? कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी पर ककोलत है, कोकोलत। किस पूर्व खिलाड़ी को भारत का सबसे हाल के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? कौन नहीं जानता है खेल मंत्री? हमारे वीरेंद्र सहवाग बने हैं नया नया। पोल लगाइए, 1 2 3।
हाँ भैया, तो ककोलत हम भी तो बोले आपको, कर्मनाशा नदी पर ही ना है ककोलत। करेक्ट आंसर है राज्यवर्धन सिंह राठौर। याद रखिएगा, खेल मंत्री बने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। पुराना है ये क्वेश्चन, पुराना कैसे हो गया? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारण का संभावित कारक हो सकता है? बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन। जनरल सर्विसमेंट एक्ट नहीं, धार्मिक विकलांग अधिनियम था ही नहीं, लड़कियां की शिक्षा बराबर था ही नहीं, अंग्रेजों ने गौमांस और सुअर की चर्बी वाली गोलियों के उपयोग करते हुए ब्राउन बीन्स को एनफील्ड राउडल में बदल दिया था। पीसी चौधरी जी, पकड़ के गलती है वो हो गया ना, जैसे गलत, जैसे आप बोल दिए कि पुराना क्वेश्चन है, अब उसको पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ के जैसे रस्सी लटकते हैं ना, वैसे लटकिए, तो 2-4 बार ऐसे कूदिए, ऐसे पकड़ पकड़ लटकिए। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अरे भाई, पुराना क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन में 49 नहीं दिखेगा, आइए वो धर लिए तब इसको लटक जाएंगे पकड़ के। तो पहला ये और दूसरा ये दोनों सही है, इस कारण से ई आंसर होगा, ई आंसर होगा। 1800, ये पहला तो था कि जनरल सर्विसेज एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, कॉपी में खोल के देखिएगा, आपकी कॉपी में लिखवाया है, और ये 1850 में पारित किया गया था, इससे कोई लेना देना तो था नहीं। इसमें क्या था, इस एक्ट में क्या था, हिंदू को बोला गया कि आप कुछ उपाय तुपाय करके ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, और भारतीयों में डर हो गया कि उन सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे। इमीडिएट काउज ये है, ये इमीडिएट काउज है, ये जनरल एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा पहले का है। इसमें बोला गया इस एक्ट के द्वारा कि जो भी सिपाही है, जो भी सैनिक है, वो ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं भी उसको सेवा देना होगा। और लोग बोले कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, समुद्र पार करेंगे तो धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। अरे पॉसिबल है मेरे भाई विकास, पॉसिबल। 1833 में सरकार द्वारा एल्बर्ट बिल, कौन नहीं जानता है एल्बर्ट बिल, समानता की मांग की गई। आगामी राजस्व गलत विधेयक में भारतीय यूरोपियन अधीश के बीच समानता की बात की गई। पोल लगाइए, 1 2 3। टाइम अप। यही तो मैंने बताया कि यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों में क्या है, समानता की मांग की गई। भैया इक्वालिटी होना चाहिए, देयर शुड बी इक्वालिटी। एल्बर्ट बिल यही तो था। लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका। हमारी और आपकी मुलाकात कल सुबह होगी 8 AM के क्लास में, 8 AM के क्लास में। फ्री क्लास होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अपना अपना रैंक कमेंट कर दीजिए सभी लोग, है ना। आर्यन गौतम जी हैं 118 सेकंड में, नंबर 1 मधु राय, नंबर 2 अर्चना 3, लक्ष्मी अरोगा 4, प्रमोद सिंह 5, गौरव कुमार 6, प्रशांत नारायण 7, साकेत बेतिया 8, अनीश जी 9 एंड पीसी चौधरी 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दोस्तों, आप भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर क्लास कर रहे हैं, और अनअकैडमी आपको संपूर्ण रूप से बीपीएससी की तैयारी कराती है। अगर आप हमारे अभी तक प्लस कोर्सेज से नहीं जुड़ पाए हैं तो दोस्तों जल्दी करें, और हमारे प्लस कोर्सेज में 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा पाएं। सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए SSR10 के रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, और आप सब्सक्रिप्शन को पा सकते हैं। आप लोगों से मैं अंततः कहना चाहता हूं कि अगर आप कंसाइज तरीके से, ईमानदारी से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासेस करना चाहते हैं तो SSR10 के रेफरल कोड का यूज करिए मेरे दोस्तों, और क्लासेस में प्लस कोर्सेज को आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये सारी बैच डिटेल्स आपको बता रखी हैं। 21 मई को एक बैच आ रहा है हमारा, एक बैच कल आ रहा है। कल जो है मेरे दोस्तों हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच आ रहा है, 19 तारीख को हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच। और अगर आप 1 साल का लेते हैं
तो आपको 7920 पड़ेगा रेफरल के बाद। इसके बाद आपका क्वाइन माइनस हो जाएगा और 7128 के आसपास आपको ये पड़ेगा। मैक्स मिनिमम इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तमाम लोगों का आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वाइन जो है रेशमी जी, क्वाइन जो आप वीडियोस देखती हैं उसमें आपको क्वाइन मिलता है। वीडियो देखने के बाद जो अगर लाइव क्लास में अगर आप वीडियो देखती हैं तो आपको कुछ क्वाइंस मिलते हैं, उन्हीं क्वाइंस को आप रिडीम कर लेंगे। और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो आप तमाम लोगों का आज की क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।